नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ग्लोबल हेराल्ड के इस स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इन दिनों पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजरें मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर पर टिकी हुई है। टिकने का एक कारण है, कारण यह है यहाँ पर हो रहा है विश्व स्तर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में दुनिया भर में फैले तमाम भारत मूल के हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे साथी पधार रहे हैं और वो इस बात पर मंथन करेंगे कि आखिर भारतवर्ष की हर तरह की स्थिति को जो अभी बेहतर है इसे बेहतरीन में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो हमारे बीच आज स्टूडियो में कुछ इसी तरह के ख्यालों से अमेरिका से, लंदन से आकर उपस्थित हुए श्री वीरेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं, जो लंदन के साउथ हॉल में सांसद रहे। एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, तीन बार भी गलत, चार बार भी नहीं, 5 बार। और 5 का अंक भारतीय संस्कृति में इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि शर्मा जी इसी से पंचामृत बनता है और जो पंचामृत का पान करता है वो भारतीय संस्कृति की गौरव ध्वजा को विश्व के नक्षत्राकाश पर विजय दर्प के साथ फहराने का माद्दा रखता है। तो इसी माद्दे से हम आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शर्मा जी, मैं बातचीत का सिलसिला बहुत आदर के साथ यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि सामान्यतः जो वेस्टर्न कंट्रीज में भारतीय जाते हैं उनका मकसद रुपया कमाना होता है, लेकिन आप तो वहाँ राजनीति में पहुँच गए और इतनी बार सांसद बने, आपने भारत देश को गौरवान्वित किया। तो ये ख्याल आपको कैसे पैदा हुआ और आप इस लाइन में क्यों आए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ ये मौका देने का कि मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। जी। आपने सवाल जो किया है बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई अपना घर छोड़ता है ज़्यादातर उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से घर छोड़ता है। घर से बाहर जाकर अपने लिए अच्छी ज़िंदगी बनाना, पीछे अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देना, ये मकसद होता है। बिल्कुल ठीक। मैं भी एज ए यंग बॉय ग्रेजुएशन की थी। जी। तो मेरा भी बाहर इंग्लैंड में जाने का सबब बना 1968 में। अच्छा जी। तो वहाँ मेरी शादी हो गई तो सेटल हो गया। तो मेरी पहली जो जॉब थी, जो नौकरी जी, वो बस कंडक्टर की थी। अच्छा। ये कुछ महीनों के बाद मुझे बस कंडक्टर की जॉब मिली जो उस वक्त बहुत अच्छी थी। अच्छा। लेकिन शर्मा जी, उस वक्त जो वहाँ के इकोनॉमिक बहुत स्ट्रॉन्ग थी उनकी इकॉनमी, ब्रिटेन की, तभी सब लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते थे। लेकिन वहाँ पर एक दूसरी बीमारी थी जी। वो जो वहाँ के अंग्रेज़ लोग थे, हम जैसे लोगों को नफ़रत की निगाह से देखते थे। अरे जी। रेसिज्म था। हाँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जी। क्योंकि नौकरी पे बसेस में जब वो रात को शराब पीकर आते थे बस में, तो फिर वो आपके लिए अब्यूसिव हो जाते थे। ओह जी। तो फिर कुछ वक्त के बाद नेचुरली मेरी वाइफ, मेरे परिवार के लोग भी चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं जी। और कोई ना कोई बिज़नेस शुरू किया जाए। अच्छा। लेकिन मेरा था कि बिज़नेस तो सब लोग करते हैं जी। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए सब लोग सोचते हैं जी। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं कुछ ना कुछ पैसा कमाऊं। जी। उनको अच्छी ज़िंदगी देने का पैसा ही एक आम हर इंसान के दिमाग में होता है कि यही एक ज़रिया है जिससे हम अच्छी ज़िंदगी ले सकते हैं। जी। लेकिन मैंने उस वक्त फिर फैसला किया, मैंने अपनी वाइफ को भी कॉन्फिडेंस में लिया
उसने अपनी तरफ से मुझे इंडिकेट किया कि ठीक है, जी। अगर ये तू चाहता है तो मैं तेरी सपोर्ट करूँगी। जी। वो था कि भाई यहाँ की जो कैंपेन है एंटी रेसिज्म, हमारे मज़दूरों के हक़ों की रखवाली, जी। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने ट्रेड यूनियन को ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, उससे मुझे शुरुआत हो गई। तो मैं एक उस कैंपेन का हिस्सा बना जो कैंपेन एंटी रेसिज्म फॉर वर्कर्स राइट्स, जी। मज़दूरों के हक़ों की रखवाली के लिए जो काम करते थे, मैं उनके साथ जुड़ गया। ये मेरी शुरुआत की ज़िंदगी ब्रिटेन में जाकर। जी। और उसका पीछे ये कारण था कि मैं वो कुछ करूं जो दूसरे लोग कम करते हैं। जी जी जी। तो ब्रिटेन की शुरुआती जिंदगी के बारे में श्री वीरेंद्र शर्मा जी, जो ब्रिटेन के 5 टाइम्स सांसद चुने गए हैं, उनके उद्गार आप हमारे इस स्क्रीन के माध्यम से सुन रहे हैं। आइए अब हम उनसे ये जानें कि भारतवर्ष में उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसे बीता, उनकी पढ़ाई किस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में हुई, और इंग्लैंड जाने का एकाएक ख्याल उनके ज़हन में कैसे आया। शर्मा जी बतलाएंगे आप? मैं पंजाब से हूँ। अच्छा जी। पंजाब में एक शहर है फगवाड़ा। जी जी। फगवाड़ा के बिल्कुल नज़दीक मेरा गांव है मंडाली। जी जी। जहाँ मेरी पैदाइश थी, मेरी ज़िंदगी गांव में ही गुजरी थी। जी जी। वहीं हम रहते थे, लेकिन मेरी स्टडी गांव के स्कूल में, फिर साथ में एक दूसरे गांव में मिडिल स्कूल तक। जी जी। फिर वहाँ से फगवाड़ा में आर्या हाई स्कूल में मैट्रिक। जी जी। तो रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा में से मैंने आर्ट्स में जी। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की थी। पॉलिटिकल साइंस। लेकिन ग्रेजुएशन के जिस दिन मैं इंग्लैंड को जाना था, हाँ। उसी दिन मेरा फाइनल का रिज़ल्ट आया था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मुझे बहुत याद रहता है कि उस दिन मैंने घर छोड़ा था, उसी दिन मेरा रिज़ल्ट आया था। लेकिन वो मेरे 2 बड़े भाई मेरे से पहले यहाँ रहते थे इंग्लैंड में। एक ये था कि भाई वो अच्छी इनकम है उनकी, अच्छी ज़िंदगी है, और साथ में जब इंग्लैंड से उस वक्त जाते थे लोग, तो वो अच्छा कपड़ा डालकर, अच्छे क्लोथ्स उनके पास होते थे, अच्छा सूट होता था, पैसे की भी उनको इजी होती थी, कमी नहीं होती, तो वो खर्चते थे। तो फिर आप सोचते हैं कि भाई अगर ये इतना कमा सकते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन कम है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। दूसरा ये था कि घर वालों का भी होता था कि शायद बीए करने के बाद क्या करेगा, या टीचिंग की करेगा ट्रेनिंग, या कहीं ना कहीं लॉयर की करेगा, और तो कोई नहीं था। और मेरे परिवार का भी ये नहीं मैं कहता था कि हम इकोनॉमिकली वीक थे, लेकिन इतना भी नहीं था कि भाई हम बहुत, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ थी। तो मेरे पिताजी का ये मत था कि भाई बाहर जाकर आप मेहनत करते हो, आप पे जिम्मेवारी आ जाती है, जहाँ पर आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हो हमेशा। तो अगर वहाँ जाने का कोई सबब बने तो बना लो। तो फिर वो एक उस वक्त इजी ऑप्शन हुआ करती थी यंग लोगों के पास कि वहाँ रहती लड़की जो इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, उससे शादी अरेंज हो जाए। तो फिर मेरी शादी अरेंज हो गई थी। अच्छा। तो आज वो 1968 में मैं शादी करवाने के लिए इंग्लैंड आया। अभी भी मैं उस वक्त की लड़की, अब की औरत के साथ मेरा है। जी जी जी। वो तो भी आई है क्या इंदौर इस समय? नहीं, वो नहीं आ सकती। लेकिन मैं अकेला आया हूँ। अभी इसलिए ऐसा मेरा सबब बना इंग्लैंड जाने का, और अच्छा रहा मेरा जो सफ़र है। अच्छा रहा कि गांव से उठकर इंग्लैंड के जाकर वहाँ की बस कंडक्टर से लेकर वेस्टमिंस्टर में जाना बहुत गौरव की बात है, और बड़ी बात है, और प्रेरणास्पद भी बात है, मोटिवेट करती है भारत के नागरिकों को। आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी की बात, जो 5 बार सांसद रहे हैं, एक बड़ी बात होती है। भारत में ही 5 बार सांसद कोई रह जाए तो बड़ी बात होती है, तो वो तो फिर एक डेवलप्ड कंट्री है। तो आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी, राजनीति में आपका पहला काम वहां पर क्या हुआ?
देखो, सबसे पहले तो ट्रेड यूनियन में मैं जब इन्वॉल्व हुआ। अच्छा, तो शर्मा जी वहाँ की ट्रेड यूनियन वहाँ जैसे भारत में होती है इसी तरह से होती है या इससे कुछ भिन्न है? थ्योरी तो सेम है, सेम है, थ्योरी सेम है जी। लेकिन प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं दोनों को समझता हूँ, हाँ। मुझे अंडरस्टैंडिंग है जहाँ की ट्रेड यूनियंस कैसे काम करती हैं, हाँ। वहाँ की भी ट्रेड यूनियन में कैसे कमिटमेंट्स होती हैं। जी। तो तकरीबन वही प्रिंसिपल्स हैं हाँ यूनियन के ऑर्गेनाइज करना। एक स्पेशल, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट में था तो ट्रांसपोर्ट यूनियन की जो थी, तो मैं उसमें वो मतलब मार्क्सवाद से प्रभावित थे क्या? नहीं, देखो वो उनके अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। मार्क्सवाद का उसमें थोड़ा इफेक्ट ये होता है कि मार्क्सवाद मजदूरों की बात करता है, मार्क्सवाद इक्वालिटी की बात करता है, मार्क्सवाद कहता है कि भाई समाज में सब बराबरता होनी चाहिए, सबको अच्छी रोटी, अच्छा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब वो डिमांड करते हैं तो आपको अक्यूज किया जाता है। अक्यूज, मैं शब्द इसलिए बरता है, अक्यूज करता है कि भाई कहते हैं देखिए जी ये ट्रेड यूनियन ये तो मार्क्सवादी होगा। लेकिन मार्क्सवादी तो ट्रेड यूनियन का एक सेक्शन है। अच्छा जी। जैसे किसी भी क्रेडेंशियल्स हों तो उसमें कुछ ना कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई वो उसका जो देखने वालों को समझना पड़ता है, तो वो उसमें फील करते हैं कि ये शायद ये कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट है, ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे इकॉनमी। ऐसा वहाँ भी फील करते बहुत करते हैं, बहुत कुछ लोग करते हैं, बहुत। भारत जैसे देखो ना, जो कल्चर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, वो तो सेम है ना जी। वो जो लीडरशिप है डेमोक्रेसी में, वो जिसको नीचे दिखाना है। हाँ जी। क्योंकि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब आप किसी बराबरता की बात करते हो, इक्वल फंडिंग की बात करते हो, अच्छी एजुकेशन की बात करते हो, वो जो भी सिस्टम को रन कर रहा है वो समझता है कि आप हम पे अटैक कर रहे हो, रादर दैन ये समझे कि भाई नहीं, ये लोगों की मजबूरी है, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं जहाँ उस मूवमेंट के हिस्सेदार हैं, ये उनकी बात आपके आगे रख रहे हैं। अच्छा जी। मैं उसमें 2-3 इश्यूज थे जिसमें मेरा अच्छा नाम बन गया। अच्छा जी। जी। पहले मैंने पहले ही बोला कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं उस वक्त सही वक्त पे पॉलिटिकल मूवमेंट में जाने का मैंने फैसला किया, वक्त ठीक था और मुझे मौके ज़्यादा मिल गए। अच्छा जी। और भी बहुत से दोस्त थे बाद में साथ में चले, वो मेरे से भी आगे चले गए। अच्छा, मैं लेट टाइम से सांसद हो गए हैं। एक 5 टाइम रहा कीथ वाज, तो बाकी 2-3 टर्म के बाद चले गए जी। तो मुझे फिर अच्छा मौका मिलता रहा। लेकिन उसके पहले मैं 28 ईयर्स, जैसे आप काउंसलर या कॉरपोरेशन का मेंबर होते हैं, तो मैं 28 ईयर्स वहाँ का काउंसलर भी रहा था। तो मुझे वहाँ की बोरो का या डिस्ट्रिक्ट का मेयर बनने का मौका भी मिला था, तो वो मेयर भी रहा। तो मुझे वो पॉलिटिकल पोजीशंस साथ साथ मुझे मिलती रही, तो रिकॉग्निशन होती रही उसमें साथ। इसका मतलब शर्मा जी ये कि अब भारतीय लोगों के प्रति, चूंकि वहाँ इलेक्शन जीतते हैं, वहाँ के लोग आपको वोट देते हैं, तो उनके नज़रिए में काफ़ी चेंज आ गया है। देखो ये तो नेचुरल बात है, जब आप इकट्ठे होकर काम करते हो। वैसे जैसे मैंने ट्रेड यूनियनिस्टों के साथ काम किया, तो वो जो मेजॉरिटी लोग थे उन्होंने मैं अपनी खुद अपनी प्रशंसा करने जा रहा हूँ कि उन्होंने मेरी क्वालिटी को उन्होंने देखा कि ये रिप्रेजेंटेशन करने के फिट है उनकी सोच के मुताबिक। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे मौका दिया। ऐसे ही जो भी लोग मेन स्ट्रीम में जाकर दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करते थे, वो उनको मौके मिलने शुरू हो गए थे। मतलब शर्मा जी ये कि जैसे जिस समय में आप बस कंडक्टर थे और आपने एक एब्यूजिंग बर्ताव उनका सहा, आज वो बर्ताव ऑनर में परिवर्तित हो गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब चेंज आया है। हाँ बिल्कुल, सोच में चेंज नहीं, उसके साथ में हमारी रोल में भी चेंज आया है। क्योंकि हम उस वक्त जब मेरे से पहले जो भी लोग थे, जैसे मेरे बड़े भाई 1956 में गए थे, उन्होंने काम किया या अपना बिजनेस किया।
अच्छा 1956 में गए थे, लेकिन उन्होंने मेन स्ट्रीम में आकर जी, वहाँ की जो मेजॉरिटी के लोग थे हाँ जी, उनके साथ अपने आप को जो एस्टैब्लिश ने करने दिया कि अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ बिजनेस में, जी, तो मैं पॉलिटिक्स में या कम्युनिटी के काम में भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। जी, उसके लिए आपको फ्री टाइम देना पड़ता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं कि मैं 8 घंटे इस काम के लिए दूं तो मुझे फाइनेंशियल गेन क्या क्या हो। मिलेगा। जी जी, मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं बस कंडक्टर था और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में गया, अगर मैं 2-3 घंटे का ओवर टाइम लगा लूं जी, तो मुझे कोई 2-3 पाउंड एक्स्ट्रा मिलता इनकम है। बन जाती। जी, लेकिन अगर उसी वक्त मेरी यूनियन की मीटिंग है तो मैंने ओवर टाइम को मिस किया, हाँ जी, लेकिन मैं यूनियन की मीटिंग में गया, हाँ, उसका कारण लेकिन मुझे फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ, जी जी, लेकिन लॉन्ग रन में इधर गेन, इधर गेन हुआ। लेकिन वो देखना शुरू हो गए कि इसकी कमिटमेंट है, जी इसकी डेडिकेशन है, ये सोच रहा है इस साइड के ऊपर, जी, अपॉर्चुनिज्म नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिज्म ज़्यादा है। अब तो अपॉर्चुनिज्म हो सकता है जी जी, अगर कोई लोग आना चाहें, हाँ, क्योंकि उनको मौके मिलते हैं। जब हम गए थे पॉलिटिक्स में, जहाँ मैरिज के बाद कुछ लोग गए, तो उस वक्त हमारे सामने रोल मॉडल नहीं थे। जी, जैसे आज इंडियन मूल का जी, ऋषि सुनक, हाँ हाँ, मैं उसके साथ पॉलिटिकली डिफर करता हूँ, जी, लेकिन ऋषि सुनक जब हाँ, प्राइम मिनिस्टर बना है जी जी, तो हमारे जो बच्चे हैं जी, जो उस सोसाइटी में जाना और चाहते हैं कि वो इस साइड पे आए, तो उनको वो दिखाई एक देता है, रोल मॉडल, रोल मॉडल बना, बिल्कुल, रोल मॉडल बना। ये लेकिन हमारे वक्त में ये नहीं, हमारे पास रोल मॉडल कोई भी नहीं था। वो तो शर्मा जी अब तो आप भी रोल हाँ, मॉडल हैं, आप हाँ, भी हाँ, रोल मॉडल। देखिए ना, भारत का कोई नया जाएगा वहां हाँ, पर तो उसे लगेगा ना कि एक भारतीय 5 टाइम्स सांसद है, तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। नहीं, यही बात जब डिस्कशंस होती हैं शर्मा जी। जी, हम कहते हैं बच्चों को जब बात करते हैं कि देखो, मैं इंडिया से आकर बस कंडक्टर बन के मैं आज अगर प्राइम मिनिस्टर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हूँ, आपकी जहाँ पैदाइश हुई है, आपकी जहाँ एजुकेशन है, आपके पास कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। जी हमारे पास तो फाइनेंशियल बर्डन भी था, जी जी क्योंकि हमारे औरतों को इनकम का सोर्स नहीं था। जी जी, अभी उन बच्चों को ऑटोमेटिकली घर मिलता है, क्योंकि ग्रैंडफादर ने खरीदा है, अभी वो ग्रैंडसन के विरासत मिल जाता है। अच्छा, सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा जी, आप इंदौर से संचालित होने वाली संतोष शुक्ला जी जिसका संचालन करते हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसके पैट्रन भी हैं, तो एज ए संरक्षण आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी इंदौर का मामला है और इस समय आप भी इंदौर के एक वेल नोन समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल ग्लोबल हेराल्ड के स्टूडियो में विराजित हैं, तो ये एक दोहरा उत्तर हो जाएगा आपका, दोनों को फायदा मिलेगा। देखिए, जो संतोष जी वर्ड ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं जी, वो एक रिकग्निशन है। जी, हमारे में एक प्रॉब्लम बनी रही, हाँ जी, हमारी कम्युनिटीज़ में जनरली, कि हम किसी की रिकग्निशन करने में हेसिटेट करते हैं। जी, किसी को उसके काम की, उसकी कंट्रीब्यूशन की देखने के बाद रिस्पेक्ट देने की बजाय ईर्ष्या करते हैं। जी, स्वाभाविक, स्वभाव, ये नेचर है। जी, लेकिन इन्होंने जो शुरू किया है उसमें रिकग्नाइज करना उन लोगों को जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है। जी, जी, अपने आप के लिए किया है उसको कोई नहीं रिकग्नाइज करता, वो ठीक है, वो तो सब करते हैं। जी, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूँ अच्छा, कि उनकी जो सोच है जी, वो समाज को अच्छा समाज बनाने की और दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन देने की जी, बात करते हैं। तो जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मीडिया भी नेचुरली वही बात करता है कि लोगों में मैसेज लेकर जाना और उनको इंस्पायर करना और अच्छी न्यूज़ देना, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मीडिया का रोल है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, तो अपने आप में फ़ख्र भी महसूस करता हूँ। सौभाग्य सर। ये बताएं सांसद जी कि आप पहली बार इंदौर आए हैं? नहीं, दूसरी इससे बार, पहले भी आए थे, 10 साल पहले दूसरी बार आए। हाँ, दूसरी बार। तो जब आप एक दशक पहले पहली बार आए थे और अब आप आज जब दूसरी बार आए हैं, इंदौर में कोई परिवर्तन नजर आया आपको?
तो अभी मैं ना कहीं गया, हाँ जी। सिर्फ आज एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें गया था, जी तो कहीं बाहर जाकर साइट सीइंग तो नहीं की। जी जी लेकिन जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है पेपर्स में, जो इंदौर को रिकॉग्निशन मिली है जी, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, या तो वो एक किस्म में तब्दीली है। जी जी जब मैं उस वक्त आया था तो उसमें इंदौर एक नॉर्मल सिटी था, जी, अभी उसको cleanest city क्लीनेस्ट सिटी है और रिकॉग्नाइज्ड है, जी। और प्राइम मिनिस्टर भी अब फ़ख्र से कहते हैं, दूसरे जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, लोग कहते हैं, तो मैं तो उनकी बात को ही मानता हूँ। अच्छा, पिछले 12 घंटे में जब से आप यहाँ पर हैं, आप कई नागरिकों से मिले यहाँ के, जैसे मुझसे मिले, वो दिलीप शर्मा जी हमारे संपादक से मिले, ये हमारे यहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, एंकर हैं, हमारे मालिक साहब हैं विष्णु गोयल जी संस्कृत। तो कैसा लगा आपको मिलकर इन नागरिकों के, यहाँ के, ये हम तो प्रतीक भर हैं, अभी तक के जितने नागरिक मिले उनके व्यवहार से आपको, क्योंकि इंदौर की तासीर थोड़ी आनंद वाली तासीर है। देखो, पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये भारतीय संस्कृति में है। हाँ जी। हमारे में ऐसा होता है कि थोड़ा मैं पंजाबी का लहजा बरतूंगा कि प्रौणचारी हाँ हाँ जी जी बहुत अच्छी होते हैं। जी जी, ठीक है, जी, जी। वो मैंने महसूस भी की है। अच्छा अच्छा टगोल साहब से जब मैं मिला जी तो इन्होंने एकदम मुझे बोला कि नहीं, आपने आना है और हमने आपसे बात करनी है। जी जी तो उससे मैं समझता हूँ कि मुझे प्रेरणा मिलती थी जी कि भाई मेरे जो मैंने बाहर बैठकर अचीव किया, जी मेरे भाई बहन देश में उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हाँ जी ये जो इनसे मुलाकात जी आज होनी है, आपके साथ मेरे मौका मिलना, आपके सवालों का जवाब देने का, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि भाई मैं जो भी छोटा मोटा अचीव किया है, जब मैंने बाहर जाकर कुछ काम किया है, उसको आप लोगों ने और इन सब मेरे बहनों भाइयों ने उसकी सराहना की है। जी। अच्छा, सांसद श्री शर्मा जी, प्रवासी भारतीय सम्मेलनों में आप कई बार शिरकत कर चुके हैं। जी अब आप इंदौर में हैं। जी। पिछले प्रवासी भारतीय सम्मेलन जितने भी हुए, वो कुछ बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड थे, या फिर जिसे कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना, यानी बातें तो बड़ी बड़ी हुई, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट के धरातल पर आए तो वो परिणाम नहीं आए जो भाषणों में, वक्तव्यों में, लेखों में होते हैं, वो प्रैक्टिकल में नहीं आया। ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? देखो, जब भी समाज में कोई तब्दीली आनी हो जी स्पेशली जब हम लोग बाहर गए हुए हैं, हमारे रूट्स तो यहीं पर हैं, जी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे बहन भाई रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली हो। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से जी NRIs के फंक्शंस शुरू हुए थे। जी इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, इंटेंशन थे, अभी भी इंटेंशन है। हाँ, इंटेंशन है हाँ कि जो बाहर बैठे हमारे भाई बहन है देश के, जो बाहर चले गए, जैसे मैं चला गया, दूसरे लोग गए, उनकी जहाँ इन्वेस्टमेंट हो, वो जहाँ आए, लोगों में विचरें, वो उनके रिश्ते संबंध ज़्यादा मजबूत हों, जी जी आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, हाँ जी वो भी देश के साथ जुड़े, अच्छा ये इंटेंशन है। हाँ जी लेकिन मैंने कई बार बोला है कि भाई ये इंटेंशन ना कानून बनाने से हाँ जी इम्प्लीमेंट होती है, हाँ वो उसमें एक आपको सहूलत हो जाती है, हाँ लेकिन जब तक सब इकट्ठे ना हो जाएं, हाँ जी, माइंड सेट चेंज ना हो, बिल्कुल ठीक सर। उतनी देर तब्दीली नहीं आती। हाँ जी हमारे जो बाहर गए लोग हैं, मैं सवाल का जवाब थोड़ा लंबा दूंगा इसलिए कि अदरवाइज़ वो बात क्लियर नहीं होनी। हाँ जी जैसे 1950s में जी वहाँ से लोग भारत से बाहरले मुल्कों में चले गए, हाँ वहाँ पर मेहनत की, जी और उस वक्त इंटेंशन होती थी कि गांव से गए हैं, हाँ जी गांव के लोग हमेशा ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, जी वो कहते हैं कि अभी गांव में ज़मीन ले लो, हाँ जी एग्रीकल्चर करेंगे, मेरे भाई को मदद करेंगे। हाँ जी
या किसी और रिश्तेदार के साथ बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा घर बना लेंगे। जी। ये अक्सर हुआ करती थी 56 अभी भी सोच यही है यही गाँव है की। कि गांव में जाकर अपना अच्छा मकान बनाना यदि और वो अच्छे ग्रामीण है तो जमीन है, जमीन है तो घर होगा। घर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन वो 50 60 70 साल पहले चले गए, जी इन्वेस्टमेंट करते रहे इस ट्रस्ट पे। जी। जैसे अपने भाई को बोल दिया कि मैं पैसे दे दिए, ज़मीन खरीद लो। हाँ जी। अभी वो ज़मीन जो 10,000 रुपए की ली थी, अभी 10 लाख की हो गया। बिल्कुल सर, जरूर। तो वो जो भाई है वो 10 लाख की ज़मीन वापस नहीं करनी चाहता। सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। जिनका घर था वो भाई को बोल दिया कि आप रहो और इसके देखभाल करो। यकीन है। अब जब वो तीसरी चौथी जनरेशन है तो वो कहता है कि मकान ले लो अभी, तो वो भाई मकान नहीं देना चाहता वापस। हाँ। तो फिर वो रिश्तों में तरेड़ आ जाता दरार आती है। जी। है, वो रिश्तों में डिवीज़न आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट फिर कई बार थ्रेटनिंग पे चला जाता है। जी। मैंने आज भी एक पब्लिक मीटिंग में जाओ उनकी मीटिंग में बोला था कि मेरे से तकरीबन एवरेज 2 लेटर्स एवरी वीक लोग आकर लेकर जाते हैं कि जी वहाँ के मेरे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ, मेरे भाई ने मुझे थ्रेट किया हुआ है, आप एसएसपी को एक लेटर तो लिख दो। जी। वो पहले जाकर एसएसपी को मिलता है कि जी मुझे मेरे भाई से खतरा है। अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक। अच्छा वो हाँ, लेकिन वो उससे जो बाहर बैठे हैं उनको ना तो कॉन्फिडेंस बनता है उनका, कि उनके दिल में डर रहता है कि भाई मेरी जान, मेरे बच्चों की जान को खतरा है, मैं वापस जाऊं। मोदी जी ने एक फ्रेज बरती थी कि भाई डायस्पोरा इज द ब्रिज, लिविंग ब्रिज। मैंने बोला था कि भाई ब्रिज जब आप यूज करते रहोगे तो उसको रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर रिपेयर नहीं करोगे तो ब्रिज तो गिर जाएगा, टूटना है। तो अगर ब्रिज टूट गया तो ब्रिज तो डायस्पोरा ही है ना, बाहर से ही पैसा आना है, बाहर से ही जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी बाहर के मुल्कों से आना है, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। सब यही है। सही, मेजॉरिटी यही आएंगे ना। हर कोई तो नहीं जाएगा ना यहाँ से अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए शादी पे, ठीक है, वही आएंगे। अगर उनको आपने स्टॉप कर दिया तो आने वाली जनरेशन्स नहीं आएंगे। ये आपको एज ए गवर्नमेंट और आप लोगों को, आम लोगों का माइंड सेट चेंज करना होगा कि जो वो हमारे भाई बाहर हैं उनके साथ धोखा ना हो, उनकी सेफ्टी अच्छी हो, उनको कॉन्फिडेंस हो कि मैं जब भी इंडिया में जाऊं तो मेरी और मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की लाइफ सेफ है। अभी बाहर बैठे लोगों के दिमाग में थोड़ा डर ज़रूर है। जी। वो माइंडसेट की बात पर मुझे एक अंग्रेजी विद्वान की कविता की पंक्ति ख्याल है सांसद जी, कि स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक nor the iron bars a cage. It is the attitude of the mind that takes it to be hermitage. Yes, you're right, 100% right, 100%. बड़ी अच्छी बात आपने तो हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी मोटिवेशनल बात है कि माइंड सेट से ही दरअसल लाइफ सेट होती है। चूंकि हमारे टॉक शो की समय सीमा है आदरणीय सांसद महोदय, इसलिए चलते चलते आखिरी सवाल कि आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो इंदौर शहर के नौजवानों से लेकर भारतवर्ष के तमाम संजीदा नागरिकों तक आप हमारे ग्लोबल हेराल्ड के स्क्रीन के माध्यम से पहुंचाना चाहें तो आप उसे ज़रूर शेयर करें। मेरी अपील है, हाँ जी, जो हमारी यंग जनरेशन है, हाँ, क्योंकि हम भी कई कारणों के कारण यहाँ से बाहर गए थे, हाँ जी, उस वक्त इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। हाँ, जब हम गए हैं छोड़कर, उस वक्त इतनी नहीं थी। अभी डेवलपमेंट बहुत हो गई। यस सर। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। यस सर। मैं ये नहीं कहता कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, हाँ जी, बाहर जाने के सही रास्ते से जाओ, वहाँ से जो भी स्किल्स नॉलेज है, जहाँ एकेडमिक फील्ड में जाना है वो जाइए।
वहाँ रहना भी हो तो कोई बात नहीं है, हाँ जी लेकिन जाइए सही तरीके से, जी, लीगल वे से जाइए। लेकिन साथ में अगर आप वहाँ नहीं सेटल होना चाहते तो वापस आकर देश को और डेवलप करो। हाँ जी, मैं बीइंग ए ब्रिटिश इंडियन, हाँ जी, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी, मेरी प्रायोरिटी यूके ही है, हाँ जी, क्योंकि अगर यूके की इकोनॉमिक अच्छी मजबूती होगी जी, तो मेरे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये नहीं मैं कहता कि हमारे भाई बहनों के एक दूसरे की मदद ना हो, इसीलिए मैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस बात की हमेशा कहता हूँ कि हमें रिश्ते मजबूत करने चाहिए। बिल्कुल, रिश्ते ट्रस्ट पे मजबूत होते हैं, बिल्कुल, और उस ट्रस्ट को बनाने के लिए अपना रोल प्ले ज़रूर करें। जी जी जी, ये मेरी अपील है। बिल्कुल। आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छी अपील की कि रिश्तों में ट्रस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जब दीवारें बनती है तो उसमें दरारें होती है, लेकिन शर्मा जी की बात पर गौर करें तो ये तथ्य निकल कर सामने आता है कि पहले दिलों में दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। तो एक बस कंडक्टर से लेकर सांसद होने तक का यशस्वी, तेजस्वी, दीर्घस्वी और मनस्वी और ओजस्वी रिकॉर्ड आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी ने हम लोगों के सामने रखा। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। बस आपका आशियां खूबसूरत रहे, मुकद्दस रहे, प्रकाशमान रहे, और आपको हम स्वस्ति कामनाओं के पारिजात समर्पित बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कि आप ग्लोबल हेराल्ड के इस स्टूडियो में आए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजाजत दीजिए, अगले किसी टॉक शो में आपसे फिर बातचीत होगी। नमस्ते।